नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका और इजरायल को ईरान से मिले करारे जवाब की, पश्चिम एशिया की जंग पर संसद में हुए बवाल की, आगे झुकना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आगे झुकना बंद करो। देखेंगे कैसे सीएम पद को लेकर एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू आए आमने सामने। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी याचिका पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख, जानेंगे कितने चरणों में होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव की 26 सीटों पर तस्वीर हुई साफ, निर्विरोध जीते उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। बची हुई 11 सीटों पर 16 मार्च को होगी वोटिंग। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शर्जील इमाम को 10 दिन की मिली अंतरिम जमानत। भाई की शादी में शामिल होने की थी गुजारिश। 20 से 30 मार्च तक की मिली जमानत। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई। 20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह ने संसद में दिया नोटिस, कहा रद्द हो दिल्ली का विधानसभा चुनाव। आप सरकार पर झूठा मुकदमा लगाकर बदनाम करने का लगाया आरोप। और शेयर बाजार में गिरावट, 1352 अंकों की गिरावट के साथ 77,566 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 422 अंकों की गिरावट के साथ 24,028 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही मची हुई है। इजरायली हमलों से ईरान का आसमान काले धुएं से भर गया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल की इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। और अब ईरान ने अमेरिका और इजरायल की उसे तोड़ने की साजिश को फेल कर दिया है। उसने साफ कर दिया है कि वो नहीं झुकने वाला। तो कैसे पश्चिम एशिया में बेकाबू होते जा रहे हैं हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में हालात जिस तेजी से बदलते जा रहे हैं उसे लेकर पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग बेहद खतरनाक रूप लेती जा रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक हम पर हमले होंगे तब तक सीज फायर का सवाल ही नहीं उठता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है, हमने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की। ये हमारी मर्जी का युद्ध नहीं है, ये एक मजबूरी का युद्ध है जो हम पर थोपा गया है। अमेरिका और इजरायल देश को टुकड़ों में बांटकर उसके तेल भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सशस्त्र बलों के जवान दुश्मन को खदेड़ने में सक्षम होंगे। और ईरान ने पिछले हफ्ते तुर्की, साइप्रस और अजरबैजान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई शुरू नहीं की। ये घटनाएं मनगढ़ंत भी हो सकती हैं। यानी उन्होंने अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाने के साथ ही खाड़ी देशों को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया। दरअसल आशंका इस बात की जताई जा रही है कि अब कभी भी इस जंग में खाड़ी देशों की एंट्री हो सकती है। जिस तरह अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, उस पर सऊदी अरब से लेकर यूएई तक तमाम देशों ने नाराजगी जाहिर की है। सऊदी ने तो साफ चेतावनी ही दे दी है कि क्षेत्र में बढ़ता सैन्य तनाव पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो केवल अपना बचाव कर रहा है। लगातार जारी हमलों की लहर के बीच ईरान ने अपने नए सर्वोच्च नेता का चुनाव भी कर लिया है। अब दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई ने देश की कमान संभाली है। इजराइल और अमेरिका के लिए ये बड़ा झटका है। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल ने खामनेई के हर उत्तराधिकारी को खत्म करने की धमकी दी है। इसे लेकर चीन और रूस ईरान के सपोर्ट में उतरे हैं। चीन ने कहा कि सुप्रीम लीडर चुनना ईरान का आंतरिक मामला है, ऐसे में किसी भी देश को ईरान के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो साफ है कि अमेरिका और इजराइल की ईरान में सत्ता बदलने की सभी कोशिशें फेल हो गई हैं। लेकिन जिस तरह इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों का हवाला देकर लेबनान में हमले कर रहा है, उसे लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक लेबनान में पिछले 7 दिनों में कम से कम 83 बच्चों की जान जा चुकी है। संघर्ष के बीच लेबनान ने 2 साल के लिए पार्लियामेंट्री चुनाव टाल दिए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। वहीं ब्रिटेन इस युद्ध के आर्थिक असर को कम करने को लेकर बात कर रहा है। आप जानते हैं कि युद्ध के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट लगी है। यानी इस जंग का नुकसान सभी देशों को हो रहा है। अब देखना ये होगा कि हालात कब सुधरते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ी हुई है। भारत की संसद में भी यह मुद्दा छाया रहा। दरअसल संसद के बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू हो चुका है और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। पश्चिम एशिया की जंग को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, जिससे माहौल गर्मा गया और चर्चा पूरी किए बिना ही कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो क्या कुछ हुआ सत्र के पहले दिन, देखिए इस रिपोर्ट में।
संसद के बजट सत्र के दूसरे सेशन पर सबकी नजरें बनी हुई थी, क्योंकि सत्र के पहले ही दिन विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करने वाला था। इस प्रस्ताव पर 118 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। टीएमसी ने भी इसे समर्थन दे दिया है, लेकिन सेशन के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा बवाल मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को लेकर देखा गया। विपक्ष ने दोनों सदनों में अमेरिका और इजरायल की ईरान के साथ जंग को लेकर सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। संसद परिसर में विपक्ष ने एकजुट रूप से इस जंग, भारत पर पड़ते इसके असर और इसे लेकर मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगे झुकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का मुद्दा उठाया और कहा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। वहीं अखिलेश यादव ने चर्चा करने के लिए जो प्राथमिक मुद्दे हैं विपक्ष के, उनकी पूरी सूची ही पेश कर दी। इसमें युद्ध के संदर्भ में देश का पक्ष और राय, विदेश नीति के गिरवी रखने का मुद्दा, हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का सवाल शामिल है। यानी विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि विपक्ष की मांग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में गल्फ देशों से भारतीयों की वापसी और एनर्जी संकट को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस समय ईरान की लीडरशिप से कांटेक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है। हम पड़ोसी हैं और वेस्ट एशिया में स्थिरता बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। वेस्ट एशिया से हमारे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन उनके जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। लोकसभा में विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए, तो राज्यसभा से उन्होंने वॉकआउट ही कर दिया। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने साफ कहा कि सरकार को विपक्ष को भरोसे में लेना ही होगा। इस पूरी बहस के बीच बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। लेकिन सरकार ने यह जरूर कहा कि विपक्ष स्पीकर बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। खबर यह आ रही है कि 10 मार्च को इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दे सकते हैं। बहरहाल जिस तरह विपक्ष ने पहले ही दिन सरकार की बोलती बंद कर दी, उससे साफ है कि ये सत्र सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं होने वाला। संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी, तो बिहार की सियासत में भी उफान है। सीएम पद को लेकर एनडीए में अब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ बीजेपी अपना सीएम बनाने की जिद पर अड़ी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी मर्जी चलाने की तैयारी में है, जिससे सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में अचानक राज्यसभा जाने का फैसला कर सबको चौंका दिया। उनके इस फैसले के बाद 8 मार्च को उनके बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ली, जिसके बाद माना जाने लगा कि वो सीएम की कुर्सी संभालेंगे। लेकिन अब सियासत एक अलग मोड़ लेती नजर आ रही है। दरअसल नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर जेडीयू बीजेपी में तीखी तकरार देखने को मिली है। राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और सरकार एनडीए के नेतृत्व में ही चल रही है। आगे क्या होगा, इसका फैसला एनडीए की बैठक में लिया जाएगा। उस बैठक में सभी सहयोगी दल मिलकर फैसला करेंगे और जो भी फैसला होगा उसका सभी सम्मान करेंगे। एक तरफ सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया है कि सीएम फेज का फैसला एनडीए की बैठक में ही होगा, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। जैसा आप जानते हैं कि जेडीयू कार्यकर्ता पहले से ही बीजेपी पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी चाहती थी कि सीएम उसका बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब कहीं न कहीं नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का फैसला बीजेपी के दबाव की वजह से किया गया है। खैर, बिहार की राजनीति में इन बयानों के बाद एक बार फिर से सियासी चर्चा तेज हो गई है। खासकर निशांत कुमार की संभावित राजनीतिक एंट्री और भविष्य में नेतृत्व को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच अब आने वाले दिनों में एनडीए की बैठक और जेडीयू की रणनीति पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। बिहार में सीएम पद को लेकर खींचतान मची हुई है, तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ आंदोलन छिड़ा हुआ है। चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप लग रहे हैं और अब इससे जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी, जो 4 दिन से एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठी हुई हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में।
पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट एक नई अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है। दरअसल कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि दावा किया गया कि उनके पास दस्तावेज हैं। वो पहले भी वोट डाल चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार नहीं किया। सीजीआई ने 10 मार्च को इस मामले को मुख्य मामले के साथ सुनवाई का भरोसा दिया है। तो वहीं वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने सीजीआई सूर्यकांत के बेंच के सामने सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और उनके दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए। ये वो मतदाता हैं जो पहले वोट डाल चुके हैं, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे इस मामले ने चुनाव आयोग और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला हुआ है। एसआईआर में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर वो 6 मार्च से धरने पर बैठी हुई हैं और आज उनके धरने का चौथा दिन है, जिस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके धरना स्थल पर बीजेपी और उसकी एजेंसियां पर्चे बांट रहे हैं। ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो पर्चे बांट रहे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें। आपको बता दें, पर्चों में पीएम मोदी की 14 मार्च को कोलकाता में होने वाली रैली का प्रचार किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एसआईआर को लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम बंगाल के दौरे पर पहुंची, जहां सीसी ज्ञानेश कुमार को विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस बीच उन्होंने राजनीतिक दलों से मुलाकात की और इस दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग से 3 चरणों में चुनाव कराने की अपील की है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और वो मैदान में कूद गया है। इसी क्रम में चुनाव आयोग की टीम बंगाल पहुंची है और चुनाव से जुड़ी तैयारियों का जायजा ले रही है। इस बीच राज्य में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुनाव को 3 चरणों में ही कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा टीएमसी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी सहित अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने भी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि राज्य में चुनाव कराने से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई दलों ने सुझाव दिया कि चुनाव 1 या 2 चरणों में कराया जाए और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में सहयोग का आश्वासन दिया। राजनीतिक दलों ने हिंसा रोकने और मतदाताओं की निर्भीकता से मतदान करने को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती सहित मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। बता दें कि इससे पहले बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हुआ था और अब राज्य में 5 चरणों में मतदान होने की संभावना है, लेकिन विपक्ष ने 2 या 3 चरणों में ही मतदान कराने की अपील की है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, लेकिन चुनाव आयोग का बंगाल दौरा सुर्खियों में आ गया है। 9 मार्च को सुबह सीसी ज्ञानेश कुमार ने कोलकाता के ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और लोकतंत्र को कुचलने वाले ज्ञानेश कुमार वापस जाओ जैसे नारे लगाए। इतना ही नहीं, जब बीते दिन वो पहुंचे तो कोलकाता हवाई अड्डे से होटल के लिए जाते वक्त भी कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था, जिससे चुनाव आयोग घिर गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। वैसे तो इस मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन अब सीबीआई को कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और अब 9 मार्च को इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि ये याचिका निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया था। उन्होंने दलील दी कि इस मामले की जांच वैज्ञानिक तरीके से की गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच के दौरान मिले सबूतों से पूरी साजिश को सामने पेश किया गया है। कुछ खास व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर एक ऐसी नीति तैयार की गई जिसमें हेरफेर मुमकिन था। हमारे पास धारा 164 के तहत दर्ज ऐसे गवाहों के बयान हैं जो बताते हैं कि कैसे साजिश रची गई। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे कोई भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी से जुड़े मामले में आगे कोई सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के डिस्चार्ज ऑर्डर पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च के लिए तय कर दी गई है। वहीं अब अदालत के इस फैसले को सभी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कहने पर ही यह फर्जी केस किया गया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि सीबीआई के अफसरों में काफी विद्रोह था।
साहिब के कहने पर सब फर्जीवाड़ा किया और अब नौकरी पर बात आ गई, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए किसी तरह सीबीआई के अफसरों पर प्रशासनिक कार्यवाही पर रोक लगवाई है। बाकी ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज वाला ऑर्डर वैसे का वैसा है। वहीं अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई सवालों से घिर गई है, तो सवाल मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं। दिसंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म कर वीबीजी रामजी कानून बनवाया और अब इसे लेकर सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसे लेकर विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेर लिया। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए वीबीजी रामजी बिल को दोनों सदनों में पास करा लिया गया और ये बिल उस वक्त पास हुआ जब इसे लेकर विपक्ष ने भारी विरोध दर्ज किया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में वीबीजी रामजी को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्ट को लेकर जो नियम बनाने थे वो बने ही नहीं है, यानी जिन नियम कायदे के हिसाब से कोई भी एक्ट बनाया जाता है, वीबीजी रामजी एक्ट में अभी वो बने ही नहीं है। वहीं अब ये खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार घिर गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जब ये बिल पूरी तरह से तैयार ही नहीं था तो इसे लागू कराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? आनन फानन में ये फैसला क्यों लिया गया? कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस खबर से जुड़ी अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि दिसंबर 2025 में केवल 2 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से मनरेगा को निरस्त कर दिया। राज्यों से कोई परामर्श नहीं हुआ। संबंधित स्थायी समिति द्वारा कोई विधायी जांच नहीं की गई। कहा गया कि निरस्तीकरण और उसके स्थान पर विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम लाने की अत्यधिक आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होना था। अब पता चला कि जो परामर्श पहले होने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं। विवरण पर अभी भी काम चल रहा है। मोदी सरकार के शासन के तेज दृष्टिकोण का ये सटीक उदाहरण है। पहले घोषणा करो फिर सोचो। वहीं अब इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार बुरी तरह से घिर गई है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से विपक्ष के इन हमलों पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज फिर विपक्ष लोकसभा से बिना बहस के बैरंग वापस आ गया। लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि पश्चिम एशिया में जो ईरान इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उससे संकट पैदा हो गया, उस पर बातचीत की जाए। शायद सरकार को ये मुद्दा भारतीय जनमानस से जुड़ा हुआ नहीं लगा। भारतीय जनमानस से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है? T20 में जैसे भारत जीत गया, बहुत अच्छी बात है। और ईरान और इजराइल वगैरह ये तो मुद्दे अभी आए और चले जाएंगे, लेकिन क्रिकेट का इंतज़ाम हमने इतना अच्छा कर दिया है आपके लिए कि आप उस पर कभी भी बात कर सकते हैं। लोकसभा की कार्रवाई 5 साल क्या 10 साल भी चल जाएगी, क्योंकि क्रिकेट तो देश के अंदर रोज़ रोज़ ही अब होने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।